अस्सलाम वालेकुम सर। दोस्तों, आज मैं आपको ना कुछ तारीख में लेके जाना चाहता हूँ, वापस लेके जाना चाहता हूँ। ये हमारे ज़माना तालिब इल्मी की बातें हैं, जब हम लोग 8वीं 10वीं में पढ़ते थे और उसके बाद फिर जब हम लोग कॉलेज में आए, तो उस वक़्त पीएमएलएन मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब, जो कि पीएमएलएन नहीं हुआ करती थी, मुस्लिम लीग हुआ करती थी, जिसमें तमाम जमातें शामिल होती थी। जिसमें शेख रशीद साहब जो है कि वो डेफ़िनेट एक बड़े धड़ल्ले वाले वज़ीर होते थे, वज़ीर इत्तलात होते थे, बड़ा तोती बोलता था इनका, पीएमएलएन के। और उसके मुकाबले में बेनज़ीर साहबा की हुकूमत होती थी। 2 हुकूमतें बेनज़ीर साहबा ने और 2 हुकूमतें नवाज़ शरीफ साहब ने की। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जिनसे लीडरान ने सीखा। मैं इसमें बिल्कुल बरमला इज़हार करता हूँ अपनी ज़माना तालिब इल्मी के बारे में, जो हम लोग उस वक़्त स्कूल, कॉलेजेस में गुफ्तगू सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे। टीवियों पर तो होती थी, लेकिन अखबारों में ज़्यादातर होती थी। प्रिंट मीडिया होता था उस वक़्त, इतने ज़्यादा टीवी चैनल होते नहीं थे। शेर शीद का साहब को एक नुमाया किस्म का मुकाम हासिल होता था। मैं माफ़ी भी माँगता हूँ आप लोगों से। शायद हमें उस वक़्त उनकी ये बातें पसंद भी होते थे, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग नवाज़ शरीफ साहब के चाहने वाले थे एमएसएफ के दौर में, और बेनज़ीर साहबा से हमें कोई मतलब वो लगाव नहीं था, तो उनके खिलाफ कोई बात की जाती थी, तो वो शायद हमें उस वक़्त अच्छी भी लगती थी। वो एक बहन भी थी, एक माँ भी थी। मेरे ख़्याल में इस पे हमें माफ़ी माँगनी चाहिए कि शेर शीद साहब जो कहते थे और हम उस पे वाह-वाह करते थे, ये एक बहुत बड़ी गलती है। बचपन था, उसके लिए तो ख़ैर आप लोगों से माफ़ी है। बात वहाँ पे रुकी नहीं है। ये वही शेख रशीद साहब हैं जो बेनज़ीर साहबा के बारे में बड़े नाज़ेबा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। फिर उसके बाद चलते चले आसिफ़ अली ज़रदारी साहब को माफ़ नहीं किया शेख रशीद ने। ये तीसरी नस्ल है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ज़माना तालिब इल्मी में ज़ाहिर है शेख रशीद साहब का भी एक उसकी उस वक़्त की एक तारीख़ है, लेकिन आगे चलते-चलते ये तीसरी नस्ल है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। शेख रशीद साहब कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते, जब वो कोई ऐसा बेहुदा गुफ्तगू नहीं करते बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में, जो कि बहैसियत कौम या बहैसियत एक पाकिस्तानी बड़ी शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन वो इस मुल्क के एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। कल को कोई अगर हमारी लीडरशिप के बारे में ऐसे बात करेगा, तो हमें उतना ही गुस्सा आएगा जितना आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, हर जमात के लोग शेर रशीद पर लानते भेज रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में नाजेबा गुफ्तगू करने पर। वक़्त के साथ-साथ कौमें सीखती हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस कौम को सीखने के बजाय इतना वापस ले गए हैं कि शायद जहाँ पे इमरान खान साहब को ये कौम मिली थी, वहाँ पर वापस जाने में भी हमें पता नहीं कितने साल लग जाएँगे। इस कदर बदतमीज़ हम नहीं थे, बड़े तहज़ीब वाले लोग थे। पाकिस्तानियों के बारे में अगर बहुत सारे दूसरे मुल्कों में जाएँ, तो बिलीव करें जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, यहाँ की एक बुक है जहाँ पे लोगों के बारे में जो कि मलका के पास है, जो हुकूमत के पास है, उस बुक में पाकिस्तानियों की तारीफ है कि पाकिस्तानी एक बहुत अच्छी कौम है, मेहनती कौम है, बड़ा हार्ड वर्कर है, बिजनेसमैन लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहकर जो पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है, शेर शीद जैसे लोगों के हाथों से करवाया जा रहा है, वो एक शर्म का मुकाम है। क्या कहा शेख रशीद साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में? मुझे तो सुनाते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो मैं भी आपको ये क्लिप दिखाता हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं इस पे। हैसियत से नहीं जाना चाहता। आपको सिक्योरिटी चाहिए जनाब, हुक्म बिलावल के अलावा वो जहां भी जाए वो सिक्योर है। उसका मटीरियल ऐसा है कि वो सिक्योर है। सो बिलावल के अलावा जिसको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उसको कोई पता नहीं वो कपड़े फाड़ के थाने चला जाए और पर्चा मिले। बिलावल भुट्टो के बाहर सिक्योरिटी नहीं चाहिए कि उसका मटीरियल ऐसा, उसको कोई खतरा ही नहीं है, उसका कोई पता नहीं है, वो किसी वक्त भी कपड़े फाड़ कर थाने चला जाए और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दे। इंसान कुछ भी ना देखे तो अपनी उम्र देख ले। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद आसिफ अली जरदारी और शेख रशीद में कुछ ज़्यादा फ़र्क उम्रों का नहीं होगा। अगर शेख रशीद साहब की हरकतें अच्छी होती और उनको भी कोई रिश्ता दे देता और उनके भी बच्चे पैदा हो जाते, तो आज वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़े होते। लेकिन शेख रशीद साहब के अंदर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें ना शर्म है ना हिया है। उनको बात करते वक्त शायद पता नहीं लगता, मजमे को हंसाने के लिए वो ऐसी बात करके घर तो चले जाते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है ये तरबियत की बात होती है, ख़ानदान की बात होती है। मैं शेख साहब के ख़ानदान पर तो नहीं जाऊँगा, ज़ाहिर है उनके वालिद साहब या वालिदा का क्या कसूर है। लेकिन फिर भी शायद इतना कसूर है कि अगर उनकी तरबियत वालिदा साहबा या वालिद साहब ऐसी कर जाते, तो वो आज सोचने से पहले, ये बातें करने से पहले सोचते ज़रूर कि वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं।
اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کل حکومت جب ان کی آئے گی تو پھر کیا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تو وزیر داخلہ تگڑا لگائیں. اگر ان کی اپنی حکومت آتی ہے تو پھر تو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا. اس وقت شیخ رشید، فواد چودھری، زبیر گل، یہ دوسرے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ باغ میں جو بلبل ہے نا وہ سدا نہیں بولتی، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی کبھی الٹا بھی گیم پڑ جاتی ہے. تو اس الٹی گیم کے چکر میں کیا ہوگا شیخ رشید صاحب، آپ کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کریں گے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے اگر آپ سے بدلہ لینا ہوا نا تو وہ صرف اپنا نہیں لیں گے، اپنی والدہ کا بھی بدلہ لیں گے، اپنے والد کا بھی بدلہ لیں گے. اور سوچیں جس خاندان، جس گھر میں صرف پاکستان کی سیاست میں لاشیں گئی ہیں، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کی ہو، چاہے بلاول کے ماموں کی ہو، چاہے بلاول کے والدہ کی ہو، ان لوگوں نے اس ملک میں سیاست کی ہے. آپ لاکھ اختلاف کریں، قربانیاں تو ہیں ان کی، نظر آتی ہیں. کچھ لوگ قربانیاں کرتے ہیں لیکن نظر تو نہیں آتی ان کی قربانیاں، کیونکہ وہ نہ کہیں مرے ہیں نہ ان کے خاندان کا کوئی آدمی شہید ہوا ہے. بس ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن قربانیاں سیاست دانوں نے دی ہیں، نواز شریف نے دی ہیں، بے نظیر نے دی ہیں، بلاول دے رہا ہے قربانیاں، مریم نواز نے قربانیاں دی ہیں، نظر آتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ وقتی طور پہ اپنی تھوڑی سی بلے بلے کروانے کے لیے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. شیخ رشید صاحب کے بیان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میرے خیال میں شیخ رشید صاحب کو عمر کے حصے میں جا کر معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ اللہ کرنی چاہیے. ہو بھی سکتا ہے یہ حکومت ختم ہونے کے بعد داڑھی رکھ کر وہ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دل میں کوئی ایسا خوف خدا ڈال جائے، مرنے سے پہلے معافی توبہ کر لیں. لیکن کچھ گناہوں کی معافی میرے خیال میں خدا بھی نہیں دیتا. خدا نے بھی یہ کہنا ہے کیونکہ یہ گناہ تم نے میرے ساتھ نہیں کیے، عوام کے ساتھ کیے ہیں، کسی خلق کے ساتھ کیے ہیں، تو انہی سے معافی مانگو. میں تو تمہیں یہ معافی بھی نہیں دے سکتا. تو شیخ صاحب ڈرنا چاہیے اس وقت سے. بس میں انتہی کہوں گا، سدا نہ باغاں بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں. شیخ صاحب دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، اپنے میں ٹر جانا ہوں. یہ وقت آنے والا ہے جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے اور بلاول کی حکومت ہوگی، تو اس وقت سوچیے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ہماری دعائیں سیاسی پارٹیوں کے ان قائدین کے ساتھ ہیں جو اس ملک کی جمہوریت کے لیے نسل در نسل قربانیاں دیتے آ رہے ہیں.